कहानी की शुरुआत में हम सिमोन नाम के एक बेहद खतरनाक किलर को देखते हैं जो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। उसका निशाना था ली, जो पूरे शहर का एक बेहद ताकतवर और खूंखार गैंगस्टर माना जाता था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि सिर्फ सिमोन ही नहीं बल्कि ली भी पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। उसे पहले से अंदाजा था कि आज कोई उसकी जान लेने जरूर आएगा। इसी दौरान ली एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर आराम से बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उसके पास आता है और गुस्से में कहता है कि जल्दी खाना खत्म कर लो, दुकान बंद करने का समय हो गया है। यह सुनकर ली अपनी जेब से पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है और ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, अगर तुमने अभी शटर नीचे किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही दुकानदार का चेहरा उतर जाता है और वह बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ हमारी मुलाकात जेनी से होती है। वह एक बेहद चालाक और शातिर पॉकेटमार थी जो भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोगों की जेब काट कर अपना गुजारा करती थी। उसके हाथ इतने तेज थे कि लोगों को अपना सामान चोरी होने का एहसास तक नहीं होता था। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। गलती से वह उसी ली की जेब काट लेती है। जेब टटोलते वक्त उसके हाथ ली की पिस्तौल लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग पाती, ली के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक ऊपर से एक आदमी नीचे जमीन पर आ गिरता है। ये नजारा देखते ही सभी गुंडों का ध्यान जेनी से हट जाता है। वे उस रहस्यमयी हमलावर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जमीन पर गिरा वह आदमी और कोई नहीं बल्कि सिमोन ही था। मौका मिलते ही सिमोन बिजली की रफ्तार से हमला बोल देता है। वह अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स और घातक हमलों से एक एक करके ली के सभी गुंडों को ढेर करना शुरू कर देता है। उधर जेनी अपनी जान बचाने के लिए पास की एक दुकान में छिप जाती है। वह डरी हुई आंखों से यह पूरी लड़ाई देख रही थी। कुछ ही मिनटों में सिमोन अकेले ही ली के पूरे गैंग का सफाया कर देता है और आखिर में वह ली को भी मौत के घाट उतार देता है। काम खत्म करने के बाद सिमोन शांत आवाज में जेनी से कहता है, यहाँ से तुरंत चली जाओ, अब ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जेनी वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी जमीन पर पड़ा एक घायल गुंडा उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह जेनी को कोई नुकसान पहुंचा पाता, सिमोन बिना एक पल गंवाए उसे गोली मार देता है और एक बार फिर जेनी की जान बचा लेता है। लेकिन तभी किस्मत एक खतरनाक मोड़ लेती है। लड़ाई के दौरान उछलकर आई लोहे की एक नुकीली कील सीधे सिमोन के सिर में जाकर धंस जाती है। गंभीर चोट लगते ही वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद कहानी सीधे 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमें पता चलता है कि सिमोन तो जिंदा बच गया था, लेकिन उस रात लगी चोट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, यहाँ तक कि वह अपनी असली पहचान भी भूल चुका था। अब गुजारा करने के लिए वह एक छोटी सी घड़ियों की रिपेयर शॉप चलाता था। वहीं जेनी की छोटी बहन भी ज्यादातर समय उसी दुकान पर उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। एक दिन अचानक कुछ दबंग गुंडे पूरे इलाके में पहुंच जाते हैं। वे एक एक करके सभी दुकानों में घुसकर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। साथ ही दुकानदारों को धमकाकर जबरदस्ती कुछ कागजों पर साइन करवाते हैं। दरअसल उनका प्लान उस पूरे इलाके की सभी पुरानी दुकानों को गिराकर वहां एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का था। इसी दौरान उन गुंडों में से एक आदमी सिमोन की दुकान पर पहुंचता है। वह बड़ी चालाकी से अपनी घड़ी ठीक कराने का बहाना बनाता है। सिमोन भी बिना किसी शक के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वह आदमी अपनी जेब से घड़ी की जगह एक टाइम बम निकालकर काउंटर पर रख देता है। फिर मुस्कुराते हुए धमकी देता है, अगर इसे 10 मिनट के अंदर ठीक नहीं किया तो तेरी पूरी दुकान हवा में उड़ा दूंगा। ये सुनते ही सिमोन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे, इसलिए वह बिना कुछ कहे बम को खोलता है और उसे ध्यान से ठीक करने का नाटक करने लगता है। उधर दूसरी तरफ कहानी हमें यून के पास ले जाती है। वह इस पूरे गैंग का सरगना था। उस वक्त वह जेनी पर दबाव बनाकर उससे जबरदस्ती जमीन के कागजों पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनी साफ मना कर देती है। यह देखकर यून अपना असली रंग दिखाता है। वह जेनी के मासूम बच्चों की जान से मारने की धमकी देता है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूर होकर जेनी कांपते हाथों से आखिरकार उन कागजों पर साइन कर देती है। तभी यून का एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और बताता है कि सर, पूरे इलाके में सिर्फ एक आदमी है जिसने अभी तक कागजों पर साइन नहीं किए हैं। ये सुनते ही यून खुद अपने आदमियों को लेकर सिमोन की दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही सिमोन उसके सामने आता है, वह अचानक उस टाइम बम को एक्टिव कर देता है और अगले ही पल यून का हाथ कसकर पकड़ लेता है। बम की टिक टिक सुनते ही यून के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैसे जैसे टाइमर कम होने लगता है, वैसे वैसे वहाँ मौजूद सभी गुंडों में अफरा तफरी मच जाती है। आखिरकार यून पूरी ताकत लगाकर सिमोन के हाथ से बम छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बम फटता ही नहीं। असल में सिमोन पहले ही उसके अंदर से सारी विस्फोटक सामग्री निकाल चुका था, यानी उसने शुरू से ही पूरे खेल को पलट दिया था। अपने साथ हुई इस बेइज्जती से यून
हो जाता है। गुस्से में वह तुरंत बुलडोजर मंगवाता है और सिमोन की दुकान को गिराने का आदेश दे देता है। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर बाकी दुकानदार भी अब चुप नहीं रहते। वे सभी एकजुट होकर यून और उसके गुंडों का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि में बदल जाता है। चारों तरफ मारपीट और भगदड़ मच जाती है। काफी देर तक दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई चलती रहती है। आखिरकार जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो सिमोन अपनी बंदूक निकालकर सीधे यून की तरफ तान देता है। हालात बिगड़ते देख यून भी समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वह अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पूरे मामले की पूछताछ के लिए सिमोन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। हालांकि वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर सिमोन को पहले से जानता था। इतना ही नहीं, वह मन ही मन जेनी को भी पसंद करता था। इसी वजह से वह सिमोन के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करता, सिर्फ चेतावनी देकर उसे छोड़ देता है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर कुछ संदिग्ध पासपोर्ट लेकर जेनी से मिलने पहुंचता है। वह सिमोन की असली पहचान के बारे में उससे सवाल पूछने लगता है। ये सुनते ही जेनी के चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन वह बड़ी होशियारी से कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद ऑफिसर वे सारे पासपोर्ट उसके सामने रख देता है जो उसे सिमोन की दुकान की तलाशी के दौरान मिले थे। पासपोर्ट देखते ही जेनी समझ जाती है कि अगर ये पुलिस के हाथ में रहे तो सिमोन का छिपा हुआ अतीत कभी भी सबके सामने आ सकता है। बस फिर क्या था, वह बड़ी चालाकी से पुलिस ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ भटकाती है और मौका मिलते ही सारे पासपोर्ट चुरा लेती है। हैरानी की बात यह थी कि ऑफिसर को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगती। कुछ देर बाद वह बिना किसी शक के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेनी उन सभी पासपोर्टों को ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उन सभी पासपोर्टों को ध्यान से देखने के बाद भी जेनी को कोई खास जानकारी नहीं मिलती। इसलिए वह मिशा से कहती है इन पासपोर्टों को वापस कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन मिशा चुपचाप वे सारे पासपोर्ट उठाती है और सीधे सिमोन के पास पहुंच जाती है। वह मासूमियत से एक पासपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, देखिए इसमें जो आदमी है वह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। जैसे ही सिमोन उन पासपोर्टों को गौर से देखने लगता है तभी जेनी वहाँ पहुंच जाती है। वह तुरंत उसके हाथ से सारे पासपोर्ट ले लेती है और मुस्कुराकर कहती है, मिशा की बातों पर ध्यान मत दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये आप हैं। इसके बाद शक से बचने के लिए वे सभी मिलकर वह पासपोर्ट वापस उसी पुलिस ऑफिसर को लौटा देते हैं। शाम होते ही सिमोन रोज की तरह अपनी दुकान बंद करता है और बाजार की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज कोई उसका इंतजार कर रहा है। रास्ते में यून अपने कई गुंडों के साथ पहले से घात लगाए बैठा था। सिमोन के वहाँ पहुँचते ही वे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बिना कोई मौका दिए उस पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। ये पूरी घटना पास में लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे ही यह लाइव फुटेज मिशा और उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंचती है, दोनों समझ जाते हैं कि सिमोन बड़ी मुसीबत में है। वे बिना एक पल गंवाए मौके की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही पुलिस ऑफिसर अपनी पिस्तौल निकालकर सीधे गुंडों पर तान देता है। पुलिस को सामने देखकर यून और उसके आदमी वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन तब तक सिमोन बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उधर दूसरी तरफ कहानी हमें जॉय नाम के एक बेहद खतरनाक अपराधी के पास ले जाती है। यही वह शख्स था जिसने 3 साल पहले सिमोन को मरवाने की सुपारी दी थी। अब तक जॉय को यही लगता था कि उस हमले में सिमोन मारा जा चुका है। इसी भरोसे वह बेखौफ होकर अपने सारे गैर कानूनी धंधे चला रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी पुराने हमले की रिकॉर्ड हुई फुटेज पर पड़ती है। जैसे ही वह उसमें सिमोन को जिंदा देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल एक समय सिमोन जॉय के लिए ही काम किया करता था, लेकिन जब उसे जॉय के काले कारनामों और गैर कानूनी धंधों की सच्चाई पता चली तो उसने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया। यही वजह थी कि जॉय ने सालों पहले सिमोन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर सिमोन जिंदा रहा तो वह पुलिस के सामने उसके सारे राज खोल देगा। तभी जॉय का एक आदमी उसे बताता है कि इसी बूढ़े आदमी की वजह से पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हो पाया। ये सब सुनने के बाद जॉय सिर्फ एक ही बात कहता है, उसे किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। उधर अस्पताल में डॉक्टर उस पुलिस ऑफिसर को सिमोन की हालत के बारे में बताता है। वह कहता है कि सिमोन के दिमाग में लोहे की एक कील फंसी हुई है और सबसे हैरानी की बात यह है कि वह कील दिमाग के ठीक उसी हिस्से में लगी है जहाँ इंसान की पुरानी यादें सुरक्षित रहती हैं। शायद यही वजह है कि सिमोन अपना पूरा अतीत भूल चुका है। लेकिन तभी जब डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर सिमोन के कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिमोन अस्पताल से गायब हो चुका था। दोनों तुरंत उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ यून अपने आदमियों के साथ मिलकर इलाके की बची हुई दुकानों को बुलडोजर से गिराने में लगा हुआ था। सभी दुकानदार मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यून किसी की एक भी नहीं सुनता। वह लगातार पूरे इलाके में तबाही मचाता रहता है। तभी अचानक वहाँ सिमोन पहुंच जाता है। वह यून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में बौखलाया यून बुलडोजर सीधा सिमोन के घर की तरफ मोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा घर मलबे में बदल जाता है, लेकिन जैसे ही घर की दीवारें टूटती हैं, अंदर का नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मलबे के अंदर से कई पुरानी लाशें बाहर दिखाई देने लगती हैं। वे लाशें इतनी पुरानी थीं कि लगभग पूरी तरह सड़ गल चुकी थी। यह खौफनाक मंजर देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और बिना देर किए यून और उसके सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब पुलिस का शक सीधे सिमोन पर आ चुका था। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है, तुम्हारे घर के अंदर इतनी सारी लाशें आखिर आई कहाँ से? सिमोन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे
मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। मैंने इन लाशों को पहले कभी नहीं देखा। सच तक पहुंचने के लिए सिमोन और पुलिस ऑफिसर आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें एक संदिग्ध गाड़ी काफी देर तक सिमोन के घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि उसी गाड़ी से उन सभी लाशों को लाकर सिमोन के घर के अंदर फेंका गया था, ताकि पूरा इल्जाम उसी के सिर मढ़ दिया जाए और पुलिस उसे हमेशा के लिए गिरफ्तार कर ले। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही देर बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है और उसमें जो खुलासा होता है उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिमोन के घर से मिली सभी लाशें करीब 3 साल पुरानी थी। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर मौजूद जख्म भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे निशान सिमोन के शरीर पर दिखाई देते थे। बस यहीं से पुलिस का शक और भी गहरा जाता है। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि सिमोन कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि अपने अतीत में एक बेहद खतरनाक किलर रह चुका है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर सिमोन के सामने एक एक करके सारे सबूत रख देता है। वह कहता है पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह भी साबित हो चुका है कि इन सभी लोगों को एक ही बंदूक से मारा गया था और वही बंदूक तुम्हारे घर से बरामद हुई है। ये सब सुनकर सिमोन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता है, मुझे इन सब घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद पुलिस उसके पूरे शरीर की जांच करती है, जहां उन्हें उसके शरीर पर 21 पुराने घावों के निशान मिलते हैं, जो इस बात के सबूत थे कि उसका अतीत बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। आखिरकार पुलिस उसे पूछताछ वाले कमरे में अकेला छोड़ देती है। लगातार पूछताछ और मानसिक दबाव की वजह से अब सिमोन खुद भी अपनी खोई हुई यादों को वापस लाने की कोशिश करने लगता है। वह बार बार अपना सिर दीवार से टकराता है और तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें चमकने लगती हैं। उसे अपने बीते हुए जीवन की हल्की हल्की झलक दिखाई देने लगती है। उधर दूसरी तरफ जेनी भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह सिमोन की जमानत की मांग करती है, लेकिन पुलिस साफ इनकार कर देती है क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर सबूत मौजूद थे। यह सुनकर जेनी बुरी तरह परेशान हो जाती है। उसी दौरान जॉय एक वकील का भेष बनाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से सिमोन से मिलने की इजाजत हासिल कर लेता है। जैसे ही वह पूछताछ वाले कमरे में दाखिल होता है, सिमोन उसे देखकर हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? ये सुनकर जॉय हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में मुझे भूल चुके हो। इसके बाद जॉय सिमोन को उसके अतीत की कहानी सुनानी शुरू करता है। वह कहता है, 3 साल पहले हम दोनों एक ही टीम में काम करते थे, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, मेरी फैमिली की मौत के पीछे भी तुम ही जिम्मेदार हो। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर सिमोन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह साफ कहता है, मैं कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन जॉय सिर्फ मुस्कुरा देता है। फिर वह अपनी असली मांग सामने रखता है। वह कहता है, अगर तुम जेल से बाहर निकलना चाहते हो और अपनी जान बचाना चाहते हो तो 3 साल पहले चुराई गई वह पेन ड्राइव मुझे वापस कर दो। उसी में हमारे पूरे गैर कानूनी कारोबार का रिकॉर्ड मौजूद है। सिमोन मजबूरी में जवाब देता है, मुझे किसी पेन ड्राइव के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनते ही जॉय अपना लैपटॉप खोलता है और उसमें एक वीडियो चलाता है। वीडियो में उसके आदमी मिशा को बंधक बनाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये नजारा देखते ही सिमोन का खून खौल उठता है, लेकिन अपनी खोई हुई याददाश्त की वजह से वह चाहकर भी जॉय की मांग पूरी नहीं कर सकता। वह बार बार उससे सिर्फ एक ही बात कहता है, मिशा को छोड़ दो। लेकिन जॉय बेरहमी से जवाब देता है, पेन ड्राइव मिलेगी तभी मिशा जिंदा वापस मिलेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब सिमोन अपनी जेल की कोठरी में बिल्कुल अकेला बैठा था। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है ताकि किसी तरह अपने अतीत का वह खोया हुआ सच याद कर सके, जो शायद मिशा की जान बचाने की आखिरी उम्मीद था। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सिमोन को अपने अतीत की कोई बात साफ साफ याद नहीं आती। तभी अचानक कुछ कैदी उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, बार बार उसके सिर पर भी हमला करते हैं। लगातार लग रही चोटों की वजह से उसके दिमाग में फंसी हुई लोहे की कील अपनी जगह से हिलने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वे कैदी उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और सभी कैदियों को तुरंत रोक देती है। सिमोन की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वे उसे लेकर जेल से बाहर निकलते हैं, अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली गुल हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाती है। यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर पर लगी नई चोट की वजह से सिमोन की खोई हुई याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी थी। अब वह पहले वाला मासूम आदमी नहीं रहा, बल्कि फिर से वही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका था। वह बड़ी चालाकी से पुलिस ऑफिसर साइमन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसी की मदद से जेल से बाहर निकल आता है। तभी उसका पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त योंग गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वह तुरंत सिमोन और जेनी को गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है। रास्ते में योंग सिमोन को 3 साल पुराना पूरा सच बताता है। वह कहता है, जिस दिन तुमने उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का फैसला किया था, उसी दिन जॉय ने बाकी सभी मेंबर्स को भी मरवा दिया और उन सभी हत्याओं का इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ दिया। यही वजह है कि आज पूरी अंडरवर्ल्ड तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। यह सच्चाई सुनते ही सिमोन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दहाड़ते हुए कहता है, जॉय ने मिशा को अगवा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। इसके बाद सिमोन अपने दोस्त योंग के साथ जॉय का खेल हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ता है और जेनी भी बिना डरे उनके साथ जाने का फैसला करती है। उधर दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। कुछ ही देर बाद पुलिस उस गाड़ी तक पहुंच जाती है जिसमें सिमोन के छिपे होने का शक था। लेकिन जब वे गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो अंदर कोई नहीं
मिलता और तभी अचानक उस गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। धमाका इतना खतरनाक था कि पुलिस को यकीन हो जाता है सिमोन अब जिंदा नहीं बचा। उधर जॉय अपने ठिकाने पर बैठा सिमोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब काफी देर तक सिमोन वहाँ नहीं पहुँचता तो जॉय खुद ही पेन ड्राइव हासिल करने निकल पड़ता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह पेन ड्राइव पुलिस के हाथ लग गई तो उसके सारे काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। इधर सिमोन को अब अपने अतीत की हर बात साफ साफ याद आ चुकी थी, इसलिए वह बिना एक पल गंवाए सीधे उस गुप्त जगह पर पहुंचता है जहां उसने 3 साल पहले वह पेन ड्राइव छिपाई थी। वह सुरक्षित पेन ड्राइव निकालकर अपने पास रख लेता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने वाला होता है अचानक उसके सामने जॉय आ जाता है और अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। इसी हाथापाई के दौरान असली पेन ड्राइव सिमोन के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। जॉय तुरंत उसे उठा लेता है। उसे लगता है कि आखिरकार जीत उसी की हुई है, लेकिन तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अपने चारों तरफ पुलिस को देखकर जॉय तुरंत अपने हैकर को आदेश देता है, ड्रोन एक्टिवेट करो और पुलिस पर हमला कर दो। अगले ही पल आसमान में कई ड्रोन उड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वे पुलिस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और पूरा इलाका एक बार फिर युद्ध के मैदान में बदल जाता है। ये सब देखकर सिमोन अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वह सबसे पहले घायल पुलिस वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुट जाता है। उसकी बहादुरी और ईमानदारी देखकर पुलिस को भी आखिरकार यकीन हो जाता है कि सिमोन उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा साथी है। बस फिर क्या था, अब पुलिस भी पूरी ताकत के साथ सिमोन का साथ देने लगती है। उधर दूसरी तरफ जॉय बड़ी खुशी से उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके अंदर का डेटा चेक करता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिमोन ने उसे धोखा दे दिया था। उसके हाथ असली नहीं नकली पेन ड्राइव लगी थी। गुस्से से पागल हुआ जॉय तुरंत अपने हैकर को आदेश देता है, सबसे खतरनाक ऑटोमेटिक वेपन अभी के अभी एक्टिवेट करो। इसी बीच पुलिस वहाँ फंसी कई मासूम बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में मिशा भी शामिल होती है। लेकिन जैसे ही सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं जॉय का ऑटोमेटिक हथियार एक्टिव हो जाता है और अगले ही पल चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसने लगती हैं। इस हमले में कई पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। तभी योंग समझ जाता है कि इस पूरे सिस्टम को कोई दूर बैठकर कंट्रोल कर रहा है। वह बिना देर किए सीधे उस हैकर के ठिकाने पर पहुंच जाता है और अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी समय जेनी भी वहाँ पहुंच जाती है और बिना डरे योंग का साथ देते हुए हैकर पर टूट पड़ती है। इधर मौका मिलते ही ऑफिसर साइमन आगे बढ़ता है और एक ही बार में उस लैपटॉप को पूरी तरह तबाह कर देता है, जिसके साथ ही ऑटोमेटिक वेपन का पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी घायल हैकर आखिरी बार उठता है और सीधे जेनी पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता ऑफिसर साइमन बीच में आ जाता है और गोली सीधे उसके शरीर में जा लगती है। साइमन वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसे इस हालत में देखकर जेनी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह बार बार साइमन को झकझोर कर उठने के लिए कहती है। कुछ पल बाद आखिरकार साइमन को होश आ जाता है और वह दोबारा सांस लेने लगता है। उसे जिंदा देखकर जेनी राहत की सांस लेती है। उधर दूसरी तरफ सिमोन आखिरकार जॉय को पकड़ चुका होता है। तभी एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। जिन सभी हत्याओं का इल्जाम जॉय इतने समय से सिमोन पर लगाता आ रहा था, असल में उन सभी हत्याओं के पीछे खुद जॉय का ही हाथ था। उसकी पूरी साजिश सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी थी और सिमोन ने उसी वीडियो के साथ सारे सबूत एक पेन ड्राइव में सुरक्षित रख दिए थे। अब सिमोन जॉय के सामने वही असली पेन ड्राइव रख देता है, लेकिन तभी जॉय की नजर सिमोन की घड़ी पर जल रही लाल लाइट पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि इसमें जरूर कोई ट्रैकर लगा हुआ है। मौका मिलते ही वह अपने बंधन खोल लेता है, सिमोन पर हमला करता है और असली पेन ड्राइव छीनकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जॉय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह सिमोन के जाल में फंस चुका है। कुछ ही देर बाद एक मिसाइल तेजी से जॉय की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती है। दरअसल सिमोन ने पहले से ही उस पेन ड्राइव के अंदर एक सीक्रेट ट्रैकर फिट कर रखा था और जैसे ही जॉय ने उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया उसकी लोकेशन तुरंत ट्रैक हो गई। आखिरकार जॉय के हाथ असली पेन ड्राइव तो लग जाती है, लेकिन अगले ही पल मिसाइल सीधा उसकी लोकेशन पर हमला कर देती है। एक जोरदार धमाके के साथ वहीं जॉय का हमेशा के लिए अंत हो जाता है और इसी के साथ उसकी पूरी कहानी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। उस घटना के बाद सिमोन आखिर कहाँ चला गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। वह फिर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। वहीं ऑफिसर साइमन को उसकी बहादुरी के लिए प्रमोशन दिया जाता है और आखिरकार वह जेनी के सामने अपने दिल की बात कहकर उसे प्रपोज भी कर देता है। दूसरी तरफ यून भी अपनी पुरानी अपराध भरी जिंदगी छोड़ने का फैसला करता है और एक नई शुरुआत करने के लिए सही रास्ता चुन लेता है। इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।